क्या कभी सोचा है कि एक चुनाव का नतीजा हमें किसी शहर की सड़कों, उसके ट्रैफिक जाम के बारे में कुछ बता सकता है? सुनने में अजीब लगे, पर आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हम मध्य प्रदेश के इंदौर 3 विधानसभा क्षेत्र को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि शहर का वोटर आखिर वोट देता किस आधार पर है। तो इस विश्लेषण में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले 2023 के ताज़ा नतीजों पर नजर डालेंगे, फिर आंकड़ों से आगे बढ़ के मतदाता की असली आवाज, उसकी परेशानियों को सुनेंगे। तीसरा, हम थोड़ा पीछे जाएंगे इतिहास में, ये देखने के लिए कि इस सीट का मिजाज कैसे बदला है। और आखिर में इन सब बातों से सीखकर 2028 के लिए एक मुमकिन ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2023 के जनादेश की। आखिर आंकड़े क्या कहानी बयां करते हैं? इंदौर 3 ये मध्य प्रदेश की एक बेहद अहम शहरी सीट है। अब शहरी सीट कहने का मतलब क्या है? मतलब ये कि यहाँ के मुद्दे, यहाँ की चुनौतियाँ और यहाँ की सियासत, सब कुछ शहर की तेज रफ्तार जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। देखिए, 2023 में यहाँ करीब 71.22% वोटिंग हुई। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि यहाँ का वोटर सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं है। नहीं, वो अपनी बात रखने के लिए, अपनी आवाज सुनाने के लिए बड़ी तादाद में घर से बाहर निकलता है। यानी हम एक बहुत ही सजग और सक्रिय वोटिंग आबादी की बात कर रहे हैं। और ये सक्रियता ही तो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। संविधान हमें गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है और एक सूचित नागरिक के तौर पर अपनी बात रखने की आजादी भी। लेकिन ये जिम्मेदारी के साथ आती है। आपकी जानकारी, आपकी गोपनीयता, ये सब मायने रखता है, जैसा कि भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क भी सुनिश्चित करता है। तो नतीजा क्या रहा? देखिए, बीजेपी उम्मीदवार राकेश शुक्ला को मिले करीब 54.61% वोट। वहीं कांग्रेस के दीपक जोशी को मिले 43.65% वोट। मतलब लगभग 11% का सीधा सीधा अंतर। ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी, ये एक तरफा जीत की तरफ साफ इशारा है। वोटों में देखें तो ये अंतर करीब 14,800 से भी ज्यादा का था। अब ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत ही साफ और ठोस मैंडेट था। इससे पता चलता है कि वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा पूरी मजबूती से एक तरफ खड़ा था। तो सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि कौन जीता, असली और ज्यादा गहरा सवाल तो यह है कि क्यों जीता। अब हम इन आंकड़ों की परतें हटाकर इसके पीछे की असली वजहों को, यानी कि वोटर की आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे। चलिए अब जरा उन रोजमर्रा के मुद्दों को समझते हैं जिन्होंने इस वोट पर असर डाला। क्योंकि कहते हैं ना, सारी सियासत आखिर में लोकल ही होती है। ये टेबल देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी है। ये है इंदौर 3 के वोटर्स का इशू हीट मैप। सबसे ऊपर बहुत ज्यादा गंभीर कैटेगरी में क्या है? सड़कें और ट्रैफिक, मतलब गड्ढे, भयंकर जाम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना। उसके बाद है प्रदूषण और सेहत से जुड़े मुद्दे। और फिर आती हैं बुनियादी सेवाएं जैसे पानी और स्ट्रीट लाइट। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये वो रोज की तकलीफें हैं जिनसे लोग हर दिन जूझते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि गड्ढे, ट्रैफिक जैम और धूल से होने वाला अस्थमा सिर्फ असुविधाएं नहीं हैं, ये दैनिक जीवन की वे रगड़े हैं जो मतदाता के अनुभव को आकार देती हैं। मतलब जब ये चीजें आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएं, तो वो आपके सोचने के तरीके और हाँ, आपके वोट देने के फैसले पर भी गहरा असर डालती हैं। तो सवाल उठता है कि ये आवाज है किसकी? कौन है यहाँ के मुख्य वोटर? इसमें शहरी नौजवान हैं, व्यापारी वर्ग है, घनी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं और दलित और ओबीसी समुदाय भी। और इन सब में एक बात कॉमन है, इनकी सबसे बड़ी चिंताएं सेवा से जुड़ी हैं, हाइपर लोकल हैं। मतलब देश में क्या हो रहा है, उससे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि गली की लाइट जल रही है या नहीं और नल में पानी आ रहा है या नहीं। अच्छा, तो क्या 2023 का ये नतीजा कोई एक बार की बात है, या फिर ये किसी बड़े बदलाव का हिस्सा है जो काफी वक्त से चल रहा है? ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास में झांकना होगा। ये टाइमलाइन देखिए, बड़ी दिलचस्प कहानी बताती है। साल 2008 तक ये सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन 2013 के बाद से लगातार बीजेपी जीत रही है। अब इसमें एक और चीज पर गौर कीजिए, वोटर टर्नआउट। 2008 में यह करीब 53% था, लेकिन 2013 में यह अचानक बढ़कर 70% के पार चला गया और तब से वहीं बना हुआ है। और यही है सबसे अहम बात। एक ज्यादा सजग और जागरूक मतदाता एक ज्यादा मांग करने वाला मतदाता होता है। जब ज्यादा लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं तो उनकी उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं।
वो सिर्फ वोट देकर चुप नहीं बैठते, वो अपने नुमाइंदे से काम का हिसाब भी मांगते हैं। तो इस सारे विश्लेषण से भविष्य के लिए क्या सबक मिलता है? अगर 2028 में इंदौर 3 का भरोसा जीतना है तो पार्टियों को आखिर करना क्या होगा? चलिए इसी के ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। और ये ब्लूप्रिंट सिर्फ चुनावी जीत हार का नहीं है, ये गवर्नेंस का है। ये इस बात का है कि लोगों के साथ संवाद कैसे किया जाए। सूचना का अधिकार हमें सवाल पूछने की ताकत देता है, और आज के डिजिटल युग में लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा और सहमति भी उतनी ही जरूरी है। ये विश्वास बनाने की बुनियाद है। आगे का रास्ता इन 4 स्तंभों पर टिका है। पहला, जो सालों पुरानी बुनियादी ढांचे की समस्याएं हैं उन्हें ठीक करना। दूसरा, शहरी युवाओं में बेरोजगारी के मुद्दे को गंभीरता से लेना। तीसरा, जमीन पर अपने संगठन को फिर से मजबूत करना। और चौथा, जो लोग निराश हो चुके हैं उन समुदायों तक पहुंचना और उन्हें फिर से जोड़ना। ये सिर्फ वादे नहीं, ये एक्शन पॉइंट्स हैं। और यहां दोनों बड़ी पार्टियों के लिए एक आईना भी है और एक मौका भी। देखिए, एक तरफ कांग्रेस का जमीनी कैडर कमजोर दिखता है, लेकिन आज के दौर में व्हाट्सएप जैसे टूल्स से बूथ लेवल नेटवर्क को फिर से खड़ा किया जा सकता है। दूसरी तरफ स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी का नैरेटिव थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, और यही एक मौका बनता है। एक ऐसा कैंपेन जो पूरी तरह से हाइपर लोकल सुविधाओं पर फोकस करे, वो नतीजों का रुख पलट सकता है। और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आज के इस दौर में जब हर तरफ बड़ी बड़ी राष्ट्रीय बातें होती हैं, तब एक टूटी हुई स्ट्रीट लाइट या एक गड्ढे वाली सड़क वाकई में एक चुनाव का फैसला कितना करती है, इस पर सोचना जरूरी है। क्योंकि शायद असली सियासत का रास्ता इन्हीं गड्ढों से होकर गुजरता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।